हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। और आज है 10 मार्च 2021। तो आइए 10 मार्च 2021 के कुछ करेंट अफेयर्स प्रश्नों के साथ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न को देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी सम्मान योजना की शुरुआत किया है। तो यह शुरुआत किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में यहाँ के सीएम जो हैं जयराम ठाकुर, और जयराम ठाकुर के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसी बजट में स्वर्ण जयंती नारी सम्मान योजना का भी चर्चा किया गया था। और इसमें कहा गया कि आपको 65 से 69 वर्ष की जो आयु की जो महिलाएं हैं उन्हें आपको 1000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। यानी 1000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और लगभग ये प्रदेश के 60,000 महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। यानी 60,000 महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो ये आपको उत्तराखंड के रानीखेत में, यानी उत्तराखंड के रानीखेत में ये खोला जाएगा। जैसे कि आप इस मैप में देखते हैं, ये है आपका उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड का मैप है जिसमें आप देख रहे हैं गैंडसौन जो है उत्तराखंड की नई राजधानी बनाई गई है। जबकि देहरादून जो है, देहरादून को अभी हाल ही में 100% आपको साक्षर जिला घोषित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। और देहरादून से याद रखेंगे राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, देहरादून में है। टिहरी में याद रखेंगे, टिहरी में भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया। यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या होता है, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। और अभी हाल ही में टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्या करने के लिए, तो आपको पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी महोत्सव का आयोजन यहीं पर किया गया था। हरिद्वार से याद रखेंगे, हरिद्वार में ही गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहीं पर आपको अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में ही आपको सहवाल पार्क बनाया गया है। यानी सहवाल पार्क बनाया गया है और आपको यहीं पर बनाया गया है, आपको पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड से याद रखें, उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को आपको सीएम बनाए थे, यानी मुख्यमंत्री बनाए थे सृष्टि गोस्वामी को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने ऑल वीमेन परेड का आयोजन किया था। तो ऑल वीमेन परेड का आयोजन किया गया था आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है आपको जयराम ठाकुर, इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और याद रखेंगे यहाँ से हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, और शिमला में ही आपको अस्की पार्क बनाया गया है। यानी अस्की पार्क कहाँ बनाया गया है, तो आपको शिमला में ही बनाया गया। और पहली बार भारत में हींग की खेती की शुरुआत यहीं पर किया गया था। ई पंचायत पुरस्कार इस साल का पंचायत पुरस्कार दिया गया है किसको, तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन करने वाला देश का ये पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और मुस्कान जो नाम की जो एक लड़की थी, जो आपको विधान परिषद के चेयरमैन बनने वाली सबसे कम उम्र की मुस्कान जो थी, वो भी कहाँ के थी, हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ही आपको रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लपचा दर्रा है। रोहतांग दर्रा में ही विश्व का सबसे लंबा सुरंग बनाया गया जिसका नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है, अटल सुरंग। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच ये बहती है। तो उस नदी का नाम है आपको फैनी नदी। क्या नाम है, फैनी नदी, जिसे आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस सेतु का नाम है मैत्री सेतु। क्या नाम है, मैत्री सेतु। और ये फैनी नदी पर है, और इसे त्रिपुरा और बांग्लादेश में जाने का क्या होगा,
मार्ग आसान हो जाएगा। और इसका हाल ही में उद्घाटन किए थे आपको 9 मार्च की इसकी उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे मेघना नदी जो है ये पद्मा और जमुना नदी की संयुक्त धारा को ही मेघना नदी कहा जाता है। और मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। और पद्मा नदी जो है ये पद्मा नदी जो है गंगा नदी ही है। जब गंगा नदी आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम है पद्मा नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी का नाम है जमुना नदी। क्या नाम है, जमुना नदी। और जमुना और पद्मा नदी के संयुक्त धारा को कहा जाता है आपको मेघना नदी, यानी उसके संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना नदी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि पद्मा नदी और प्लस जमुना नदी के संयुक्त धारा को कहा जाता है आपको मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ये आपको अपनी पानी कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। तो पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में, यानी ये किसका नाम है, तो गंगा नदी का ही नाम है। और जमुना नदी किसका नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र किस नदी पर बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से निर्मित है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन जो डेल्टाई क्षेत्र है 1984 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिन्हित किया। और राष्ट्रीय उद्यान बनने के बाद ये रॉयल टाइगर्स के लिए भी क्या है, वर्तमान में प्रसिद्ध है। और यहीं पर पाया जाता है मैंग्रोव वन। और साथ में याद रखेंगे यहाँ के सुंदरबन के आपको शहद है जिसे अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, तो ये राज्य है बिहार। यानी बिहार के सरकार के द्वारा जब आपको 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और सबसे ज़्यादा टीका लगाने वाला राज्य में भी आपको पहले नंबर पर था बिहार। और बिहार सरकार ने अभी हाल ही में लक्ष्य रखा है कि 1 लाख महिलाओं को क्या करेगा, टीकाकरण करेगा। और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में विधानसभा सचिवालय के द्वारा शताब्दी वर्ष अपनी मनाई गई, पक्षी महोत्सव यहीं पर आयोजन किया गया था। आपको कृषि के क्षेत्र में कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया था, बिहार सरकार को दिया गया था। डिजिटल पुरस्कार भी बिहार सरकार को ही मिला था। और साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया जा रहा है वो राजगीर बिहार में ही बनाया जा रहा है। तो ये कुछ तथ्य था बिहार से संबंधित जिसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है, तो यह कंपनी बनी है आपको वीवो। कौन सी बनी है, वीवो बनी है। अगले साल जो था ड्रीम 11 था और इस साल 2021 में आईपीएल का यानी इंडियन प्रीमियर लीग का ये 14वां संस्करण है। और इस 14वें संस्करण में आपको टाइटल स्पॉन्सर किसको मिला है, तो वीवो को मिला है। और इस खेल का आयोजन इस 2021 में भारत में होगा 14वें संस्करण, क्योंकि 13वें संस्करण का आयोजन आपको यूवी में हुआ था जिसमें आपको मुंबई इंडियंस जो था वो विजेता टीम था। और सबसे ज़्यादा आईपीएल में सफल टीम जो है वो मुंबई इंडियंस ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और इसमें जो टीमें हैं उस टीम को देख सकते हैं इमेज में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों को में नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है। तो नाइट सफारी को शुरुआत किया गया है, पर्यटकों के लिए शुरुआत किया गया है। तो ये आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। वो कौन कौन है, तो बांधवगढ़ है, पेंच है और कान्हा। यानी कान्हा और किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी में नाइट सफारी की शुरुआत किया गया जिससे पर्यटक क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो विश्व स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। यानी भुवनेश्वर में आपको वहाँ के सीएम जो है नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया। और गणेशी लाल जो है वो आपको उड़ीसा के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा में राउरकेला में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा। यानी बिरसा मुंडा जो है
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आपको राउरकेला। और 2023 का हॉकी का विश्व कप का आयोजन भी आपको उड़ीसा में किया जाएगा। जबकि भारत में पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो हुआ था वो भी आपको उड़ीसा में हुआ था 2020 में। और 2021 में जो यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी मिला है वो कर्नाटक राज्य को मिला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री ने किस शहर में वर्ल्ड पुस्तक मेला का वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किए? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये विश्व पुस्तक मेला का आपको उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पर लगा हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे लगा हुआ है? नई दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ के सीएम हैं आपको अरविंद केजरीवाल। और मनीष सिसोदिया जो है यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, जिन्हें हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपको महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दिल्ली सरकार ने अभी प्रदूषण के लिए आपको स्वच्छ दिल्ली अभियान पौधारोपण नीति शुरुआत किया था। कौन? दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने एक अपना शिक्षा बोर्ड बनाने के भी क्या किया है? घोषणा किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहले वाटर रिफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है आपको जम्मू कश्मीर में। ये रिपीट प्रश्न है, तो ये कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी राजधानी कहाँ है? आपको श्रीनगर। और यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। आपको हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया? तो कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है आपको गुजरात सरकार ने। जिस तरह जल पक्षियों की जनगणना आपको हाल ही में कराया गया था पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर कराया जा रहा है कृषि जनगणना आयोजित करने की शुरुआत किया गया। गुजरात के सीएम हैं आपको विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में गुजरात ने एक कृषि जनगणना का मतलब होता है किसानों की सिंचाई और उसकी फसल संबंधित जानकारी इकट्ठा करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। और गुजरात में ही किसानों के लिए आपको किसान सहाय योजना, सूर्योदय योजना खासकर सिंचाई से संबंधित है, ये शुरू किया गया था। कहाँ? गुजरात सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर प्रथम अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया है? तो प्रथम अंतरिक्ष तूफान यानी तूफान वहां पर आया था जिसको पता लगाया है ये उत्तरी ध्रुव पर। यानी उत्तरी ध्रुव जो होता है ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाला को हम लोग दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बीचों बीच एक इक्वेटर रहता है, जिस काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहने का मतलब भूमध्य सागर, उसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री आपको दक्षिणी ध्रुव को हम लोग कहते हैं आपको मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर आया था जिसको विद्वानों ने क्या लिया? पता लगाया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कल इस पर चर्चा भी किए थे और इस पर आपको वीडियो बनाए थे और पूरी इमेज के साथ दिखाए भी थे, तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे। कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो आपको नई दिल्ली है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जो अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है आपका स्ट्रेटेजी जीके का, जिसको ध्यान से सुनेंगे और याद रखने का भी प्रयास करेंगे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 सितंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इस संविधान सभा के पहले बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को पुनः संविधान सभा की जब बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है 11 दिसंबर को। जबकि हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी एस.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी यानी आपको हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वतमाला की सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो हिमालय पर्वतमाला के सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको इस इमेज से आप समझ सकते हैं। जैसे ये जो होता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो दिख रहा है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, और इसको हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं या
आपको हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाले को हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं, तो नीचे वाले क्षेत्र होता है। तो प्रश्न पूछा है हिमालय पर्वतमाला के सबसे उत्तरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको हिमाद्री क्या कहा जाता है, उसे हिमाद्री कहा जाता है। यानी ये बृहद हिमालय है जहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, ग्लेशियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लेशियर पाया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री। और हिमाचल हिमालय कहने का मतलब वो वाला हिस्सा, और शिवालिक हिमालय जिसका तल जो है पादीय हो गया है, इसलिए शिवालिक हिमालय को हम लोग पादीय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी वो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, यानी पक्षी जैसा आकार का डेल्टा बनाती है, वो नदी है मिसिसिपी नदी। कौन सी है, मिसिसिपी नदी है, जो उत्तरी अमेरिका में क्या होती है, प्रभावित होती है, और यह डेल्टा बनाती है पक्षी के फुट जैसा, यानी पक्षी के फुट जैसा बनाती है। अमेजन जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट पार्क किस राज्य में स्थित है, तो देश का पहला ये नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। यानी आयरलैंड के संविधान से ही हमको लाए हैं। आपको डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लाया गया है, आपको आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया, यानी 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया, और ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया। आयरलैंड के संविधान से ही लाया गया है। राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, वो भी आपको लाया गया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लाया गया है, आपको मौलिक कर्तव्य लाया गया जो हमारे संविधान में नहीं था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया। 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कहाँ से लाए थे, सोवियत संघ यानी रूस से लाए थे। अमेरिका से लाए हैं क्या, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार कहाँ से लाया गया, अमेरिका के संविधान से। और ब्रिटिश संविधान से संसद की संसदीय प्रणाली है, और साथ में एकल नागरिकता हो, ये सब कहाँ से लाया गया, ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खादर और बांगर मिट्टी का संबंध किस मिट्टी से है, तो ये मिट्टी का संबंध है जोलोर मिट्टी से। तो खादर मिट्टी जो होती है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, और बांगर मिट्टी इसके तुलना में क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। तो खादर मिट्टी को नवीन मिट्टी भी कहा जाता है, और बांगर मिट्टी, इसे बांगर है, बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का 2 भाग होता है मूल रूप से जलोढ़ मिट्टी का, एक को कहते हैं खादर मिट्टी, एक को कहते हैं बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी यानी बहुत दिन पहले यानी बहुत साल पहले यहाँ बाढ़ आया है, और यहाँ पर मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ होती है। जबकि खादर मिट्टी उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ की पानी आता है, और मिट्टी का क्या होता है, नवीनीकरण होते रहता है, जिसके कारण वो अधिक से अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का ही भारत में सर्वाधिक विस्तार है। जबकि काली मिट्टी का विस्तार आपको प्रायद्वीपीय भारत में है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको उत्तर भारत के क्षेत्रों में होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई, यानी बारदोली की जो महिला है उन्हीं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। किनको, वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम हुआ। चित्तरंजन दास जो थे ये, जिसे हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं, और ये स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास हैं। विनोबा भावे से याद रखेंगे, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। भूदान आंदोलन भारत में किसने शुरू किया, तो विनोबा भावे ने। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, आपको पार्श्वनाथ हैं। जबकि पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तो इसलिए कहा जाता है ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के संस्थापक थे। जबकि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया था सर्वाधिक। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, यानी 5G मतलब 5 जनरेशन नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश था पहला, दक्षिण कोरिया। कौन था, दक्षिण कोरिया था। ये करेंट का पार्ट है।
अगला प्रश्न है कि ये प्रोमिस लैंड के लेखक कौन है। ये पुस्तक है प्रोमिस लैंड किसका है, तो ये बराक ओबामा के जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और उसके बाद बने थे डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में अमेरिका के आपको राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन है। तो इस तरह कुछ आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स जीके का भी प्रश्न था। स्टैटिस्टिक्स जीके का प्रश्न आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से करवाने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।